हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2016 में जो आपका एसएसटी का पेपर हुआ था उसके पार्ट थर्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक पार्ट वन पार्ट टू हम कर चुके हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आज ये हम जो कवर करेंगे 20 क्वेश्चन, तो हमारा इस तरह ये 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। दो पार्ट्स को अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, काफ़ी भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कह सकते हैं कि बार बार जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 71 नंबर देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंजेस ब्रॉट अबाउट in the administrative policies of the British government immediately after the revolt of 1857। कहा जा रहा है कि 1857 के बाद 1857 के ब्रिटिश रिवोल्ट के बाद जो तब्दीलियां उसमें आई हैं, जो चेंजिंग आई हैं, वो क्या क्या चेंजिंग थी। यहाँ हिंदी में भी हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए कि क्या परिवर्तन, क्या उनमें चेंजिंग आई थी। दो कथन दिए गए, उससे रिलेटेड आपको पता करना है कि क्या उसमें करेक्ट है। ये ऑप्शन वन में कहा जा रहा है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक लॉ पास किया कि ऑल पावर्स जो था उनके पास रूलिंग का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर दिया। 1857 में रिवोल्ट के बाद जब इंडिया ब्रिटिश के हाथ में चला गया तो वो पावर्स को ट्रांसफ़र कर दिए थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ऑप्शन टू में कहा जा रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी डिक्रीज। ये कहा जा रहा है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कि इंडियन आर्मी को ज़्यादा उनका अपॉइंटमेंट होगा, उनका सिलेक्शन होगा, और यूरोपियन के सोल्जर्स का कम। तो ये जो आपका है 1857 का ये नहीं है। तो 71 का क्या करेक्ट होगा? आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं। 71 का क्या करेक्ट आंसर होगा? आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है ऑप्शन टू देखते हैं, ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू ये जो है ये बिल्कुल सही है, ये आपके उस टाइम का नहीं है। तो ऑप्शन टू फॉल्स होगा, वन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। 72 में कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वेटरन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द साल सत्याग्रह इन साउथ इंडिया। तो ये कहा जा रहा है कि साल सत्याग्रह जो हुआ था साउथ इंडिया में, उस टाइम की एक तजुर्बाकार जो लीडर किसको बनाया गया था? ठीक है, तजुर्बाकार एक तरह वेटरन नेशनलिस्ट लीडरिंग कौन कर रहे थे उस टाइम पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं श्री राजा गोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोट्टी श्री रामुलु, या फिर महात्मा गांधी। तो वेटरन नेशनलिस्ट के बारे में पूछा जा रहा, तजुर्बाकार जो लीडिंग कर रहे थे उस टाइम पे 72 का, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल जो है ऑप्शन वन, यानी श्री राजा गोपालाचार्य। राजा जी भी इनको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ श्री राजा गोपालाचार्य, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ज्योतिराव फुले की एक बुक है गुलामगिरी, वो किसको डेडिकेट करते हुए लिखते हैं उस किताब को? ऑप्शन है इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडियन सोल्जर्स के बारे में जो सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए, या इंडियंस हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उन इंडियंस के बारे में जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे, या फिर थर्ड में कहा जा रहा है अमेरिकन हु पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन सिविल वार टू एंड स्लेवरी, या अमेरिकन्स के बारे में वो अमेरिकन जो अमेरिकन सिविल वार में पार्टिसिपेट किए थे ताकि वो स्लेवरी को, गुलामी को ख़त्म कर सके। या फोर्थ में कहा जा रहा है वीमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द सफरेज मोमेंट इन द ब्रिटेन, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकारी आंदोलन में भाग लिया। तो गुलामगिरी जो किताब लिखी गई थी 73 का, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन थ्री में जो कहा गया है अमेरिकन, वो अमेरिकन जो अमेरिकन सिविल वार में पार्टिसिपेट किए ताकि वो स्लेवरी को ख़त्म कर सकें, गुलामी को ख़त्म कर सकें। तो ये ऑप्शन थ्री बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। 74 क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं हाई कोर्ट के बारे में इंडिया के, तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट होगा? हाई कोर्ट आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट
ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। और ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो पहले में कहा जा रहा है कि जितने भी हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और उसी के बिहाफ पे काम करते हैं। दूसरा में कहा जा रहा है कि ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, सीएम करता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, या क्या ऑप्शन जो 1 2 3 4 दिया गया है क्या करेक्ट होगा, आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। जो आपका हाई कोर्ट होता है वो स्टेट के अंडर काम नहीं करता है, ना सीएम ना वहाँ के जजेस को सीएम अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं एक तरह का नॉलेज बेस का होता है। ये नहीं पूछेगा कि कौन अपॉइंट करता है, तो डायरेक्ट आप बता देंगे। इस तरह मतलब नॉलेज बेस का नहीं पूछता है, अप्लाइंग बेस का पूछा जाता है कि ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या काम है, सीएम का क्या काम है, या हाई कोर्ट्स को कौन, हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट्स किन के अंडर काम करता है। ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये सारे डाउट्स आपके तभी क्लियर होंगे जब आप प्रीवियस पेपर देखेंगे। और इसी वजह से मैं प्रीवियस पे भी काम कर रहा हूँ ताकि प्रीवियस पेपर जब हमारा कन्फर्म हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, तो फिर हम जाके मॉडल पेपर की तरफ आएंगे ताकि वहाँ से भी बहुत सारे डाउट्स या कॉन्सेप्शंस हमारे क्लियर हो जाएं। 75 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नोन एज कॉलिका वर टेकन बैक बाय द पोर्टुगेज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया, की इनमें से निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिका के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो ये कैलिका एक तरह का है जिसको पुर्तगाल के जो लोग थे वो भारत से यूरोप लेके चले गए थे। तो किस चीज़ को ले गए थे, ठीक है, यहाँ पे पीस गुड्स है, फुटकर माल या स्पाइसेस या मसाले, कॉटन टेक्सटाइल सूती कपड़े या म्यूसलिन, ठीक है, मलमल जो होता है उसे ले गए। तो किसको ले गए थे, हिंदी वाले हिंदी लगा सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश। तो ये बोथ मीडियम में मेरा क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो किसको लेके गए थे, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो लेके गए थे, ट्रांसफ़र किए थे यहाँ से यूरोप किए थे, वो 75 का क्या होगा पहले आप आंसर कर लीजिए या फिर इसका रोक के आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल कॉटन टेक्सटाइल जो है ये सूती कपड़े को ये क्या किए थे, ट्रांसपोर्ट कर दिए थे यहाँ से यूरोप के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। अ टीचर feels that there is considerable content load at the upper primary level। एक टीचर सोचता है कि अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों पे कंटेंट का लोड यानी किताब का जो सब्जेक्ट है, विषय है, पार्ट है, उसका ज़्यादा लोड उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, सजेस्ट द बेस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे ऐसे अगर बच्चों पे लोड पड़ जाए कंटेंट का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन आपको निकाल के बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। 1 में कहा जा रहा है स्किप द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट एग्जामिन्ड। ऐसे एक्टिविटीज़ को छोड़ दीजिए जिसका एग्ज़ाम ही ना लिया जाए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आपकी नॉलेज को डेवलप करना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए आपको शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका बिल्कुल निकल जाएगा। और सेकंड में क्या कहा, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम विच चैप्टर एंड गिव नोट्स। तो नोट्स तो देना ही नहीं है आपको, तो ये भी आपका निकल जाएगा 2। थर्ड में कहा टीच द होल सिलेबस रैपिडली, कि तेज़ी से पढ़ा दो कि सिलेबस आपका कवर हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत है, तेज़ी से क्यों पढ़ाएंगे आपको। तो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी जानवर को बैठाए हुए हैं और फॉर्मेलिटी अपना पूरा कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हकीकी मानों में रियलिटी में आपको बच्चों को एजुकेशन देना है। तो आप कैसे करेंगे। 4th में क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा, डेवलप थीम्स दैट कुड टीच सेवरल कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज। तो ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रक्रियाओं को सिखा सके। तो एक तरह का आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है बच्चों में कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट को उसको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों पे जो कंटेंट का लोड पड़ता है उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वो ये स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि क्या करें। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो उनके लिए आसान हो जाएगा, कोई बर्डन का काम नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन 4 76 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। 77 देखते हैं। 77 में कहा जा रहा है डीप बोर्स आर मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई अ ग्रेट डीप्स। दिस काइंड ऑफ माइनिंग इज नोन एज। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, मतलब एक मिनरल निकालने के लिए मिनरल जो होता है एक काफ़ी नीचे होता है, तो उस नीचे मिनरल को जो निकालने के जो प्रोसेस हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं क्वेरिंग है, हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं, उत्खनन है, यहाँ पे विवृत खनन है, कूपकी खनन है, प्रवेधन है,
ओपन कास्ट माइनिंग है, शाफ्ट माइनिंग है या ड्रिलिंग है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 77 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो शाफ्ट माइनिंग है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जिसको कूप की खनन बोलते हैं। कूप की खनन के माध्यम से मिनरल डिपॉजिट जो डीप ग्रेच में होता है उसे हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो इसे शाफ्ट माइनिंग एक टर्म के माध्यम से इसे जानते हैं। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। 78 में कहा जा रहा है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूरेनियम जो आपका है वो लद्दाख में पाया जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? डिपॉजिट रिसोर्स या फिर एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स या स्टॉक रिसोर्स? आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या इसमें इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है, या क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में मतलब इन फ्यूचर आपको अटैम्प्ट करने में काम कारगर हैं कि नहीं। तो बताइए इसका 78 का आंसर आप करने की कोशिश कीजिए। 78 का आंसर ये जो है संभाव्य संसाधन का, ये क्या है? ऑप्शन 3 में संभाव्य संसाधन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, इसको पोटेंशियल रिसोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में संभाव्य संसाधन का। तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के बच्चे इसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 79 नंबर देखते हैं। हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो गर्म जो जाल के झरने होते हैं उससे जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, तो उसका मतलब वो किससे होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमको बताना है। जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जियोथर्मल एनर्जी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 80 में कहा जा रहा है फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित रूप से कीजिए। जो कृषि का जो रोपण होता है, कह सकते हैं कि किसानी करने का जो एक मेन फीचर होता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर एन इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड। कि लोग मतलब जो किसान होता है अपने फैमिली के साथ किसानी करता है और उसमें दिलोजान से काम करता है। 2 में कहा जा रहा है दिस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लेटीट्यूड्स। 3rd में कहा जा रहा है देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़। और 4th में कहा जा रहा है दिस इज़ अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्टेट्स। ये जो होता है प्लांटेशन फार्मिंग, ये एक तरह का कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग होता है। कमर्शियल क्या होता है? ये एक तरह का कि मतलब बिजनेस टाइप होता है। इस तरह जो करते हैं उनका मेन मकसद ऐसा नहीं कि हम उसको खाने ही के लिए कर रहे हैं, बल्कि खाने के अलावा उनका एक तरह का लाइवलीहुड उनका डिपेंडेंट होता है, बिजनेस होता है। वो मतलब पैसा कमाने के लिए जो उनका एक्स्ट्रा होता है बेच करके पैसा कमाते हैं। तो ये कमर्शियल टाइप एक तरह का होता है। तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 का देखते हैं। 81 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैड ऑलवेज अ यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? यानी जो यूनिक एडवांटेज होता है, मतलब खास जो फ़ायदा होता है ये, या जो मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट का है, यानी मिडिल और टॉप जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इनमें से मैनेजमेंट सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ का माना जाता है? बेंगलुरु का है, पुणे का, चंडीगढ़ या कोची? तो कहाँ का है ये? 81 का क्या राइट आंसर होगा? 81 का राइट आंसर जो आपका होगा बिल्कुल ये बेंगलुरु जो है, ये बेंगलोर जिसको बोलते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 81। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 में कहा जा रहा है द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रिफर्स टू। लेजिस्लेचर जो ऑर्गन होता है स्टेट का, इससे क्या मतलब है? राज्य के विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज।
ठीक है, कि इसका काम एक तरह का है कि वो कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह होता है। या फिर 2 में कहा जा रहा है द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि एक तरह का जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। या 3rd में कहा जा रहा है द सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स, की नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, की जिसे नागरिक होते हैं जो सिटीजनशिप होते हैं वो एक इंसान को इलेक्ट करते हैं कि वो उनकी बात ले के दूसरे तक या कानून तक, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में उनकी बात पहुंचाए। या 4th में कहा जा रहा है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल जो होगा द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन 3 यहाँ जो दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर है। क्या है? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 83 नंबर देखते हैं। 83 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिड्रेसल ऑफ अ केस अंडर क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट, कि इसमें से रिड्रेसल एक केस अंडर क्रिमिनल लॉ के तहत इसमें से कौन सा, मान लीजिए कोई इंसान कोई जुर्म कर दिया, जुर्म करके पुलिस ले गई पकड़ के उसे, तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिड्रेसल केस अगर है अंडर क्रिमिनल लॉ वो है, तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। और इसमें से कौन सा एक करेक्ट होगा? FIR इज लॉन्च्ड विद द पुलिस एंड देन पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड party only. FIR is lodged with the police and then it is then the case is filed in the court. No FIR is lodged and the petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. First the case is filed in the court and then the FIR is lodged with the पुलिस। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है हर एक में दिया हुआ। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको काफ़ी दुश्वारी होगी, दिक्कत होगी। तो 83 का पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। फर्स्ट FIR इज लॉन्च्ड विद द पुलिस एंड देन इट इज़ दैट द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। पहले क्या होता है कि FIR लॉन्च कराएगा पुलिस के पास, उसके बाद पुलिस उसको उस फाइल को कोर्ट में पेश करेगी। ये आपका सही है। अगर कोई क्रिमिनल लॉ है तो पहले उसे FIR लॉन्च कराया जाएगा, उसके नाम से FIR लिखाया जाएगा, फिर उस फाइल को ले के कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके अलावा आप पढ़ेंगे तो सब में कुछ ना कुछ गलती है कि पहले कहा जा रहा है कि कोर्ट में ले जाएगा, फिर FIR लॉन्च कराया जाएगा, किसी में कहा जा रहा है कि FIR लॉन्च कराया ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट कोर्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप पढ़िएगा तो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। 83 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम इज़ करेक्ट, कि अगर कोई इंसान कोई पुलिस किसी इंसान को पकड़ के उसके क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करे, तो इसमें से मतलब एक कौन सा स्टेटमेंट होगा जो करेक्ट होगा? पुलिस एक मतलब है उस मुलजिम के साथ बिहेव कर सकती है। पुलिस कैन यूज़ कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि पुलिस जो है अगर जो पुलिस उस मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई सा भी केस बना सकती है, कोई सा भी कन्फेशन उसके ख़िलाफ़ जारी कर सकती है, चाहे वो मुलजिम बोले या ना बोले। 2 में कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस डोंट अलाउ पुलिस टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन देता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना उसे मार सकती है, ना टॉर्चर कर सकती है, ना किसी किस्म का उस पर कोई दबाव दे सकती है। 3 में कहा जा रहा है इट इज़ अ जॉब ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट, कि इसमें 3rd में कहा जा रहा है कि पुलिस को ये मतलब हक दिया गया चाहे तो किसी को मुलजिम बना दे, चाहे किसी को छोड़ दे। 4th में कहा गया इफ़ पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे में फाइल एन FIR इन द कोर्ट, की कहा जा रहा है कि इफ़ द पुलिस, अगर पुलिस को लगता है कि ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, बल्कि उसको लग रहा है कि ये सच्चा है, तो उसके अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो उसको जेल में डाल देगा, FIR उसका कर देगा। तो क्या करेक्ट होगा इसमें? तो ऑप्शन 2 देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस डोंट अलाउ पुलिस टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ना टॉर्चर कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना उसे शूट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं। 85 में कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। एक में कहा जा रहा है ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। 2 में कहा जा रहा है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अलाउज सिटीजन टू मूव द हाई कोर्ट
इफ़ ही शी बिलीव दैट द डिसीजन टेकन बाय ए लोअर कोर्ट इज़ अनजस्ट। कि पहले में कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, और दूसरे में कहा जा रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान किसी कोर्ट में गया और उसको सही फैसला नहीं मिल पाया, उसको लग रहा है कि हमें फैसला सही नहीं मिला, तो वो फिर उससे हायर कोर्ट में जा सकता है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट इसका ये 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। 86 में कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक पैसेज है, इसको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। रंजन हु यूजेस अ व्हील चेयर हैज़ हिज क्लासेज हेल्ड ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। रंजन एक लड़का है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, चूँकि वो डिसेबल है, अपने स्कूल जाने के लिए, और उसका जो क्लास है वो 3rd फ्लोर पे है। ही वेट्स एवरी डे फॉर द अटेंडेंट टू लिफ्ट हिम अप एंड कैरी हिम टू हिज क्लास थ्रू अ क्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स। वो हर रोज़ नीचे मतलब इंतज़ार करता है कि कोई आए उसको पकड़ के उसको क्लास तक ले जाए। ठीक है, थ्रू ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स की मतलब भीड़ भाड़ से बचाते हुए उसको ले जाए। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेइंग वायलेटेड। ऐसा हो रहा है तो आर्टिकल कौन सा है जो वायलेट हो रहा है? तो आपका 360 है, 15 है, 25 है, 370 है। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये एक तरह का उसके साथ वायलेशन है, क्योंकि क्लास के लिए एक तरह का रैंप वगैरह होना चाहिए, फिर उसके लिए कोई मैनेजमेंट हो कि उसको ऊपर ना जाना पड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। 87 देखते हैं। 87 विच प्रोविज़न ऑफ द डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 इज़ द स्कूल नॉट फॉलोइंग। कि कौन सा ऐसा एक डिसेबिलिटी एक्ट है जो 1995 में आया था जिसको स्कूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं? ऑप्शंस यहाँ पे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस एंड बिल्डिंग विद रैम्प्स, मेन स्ट्रीम एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो क्या है ये? 1995 में जो आपका डिसेबिलिटी एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई डिसेबल बच्चा जा रहा है, डिसेबल जाए या ना जाए, सारे सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे उनके लिए कंपलसरी था कि वो पब्लिक प्लेस, सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस एंड बिल्डिंग विद रैम्प्स। जो मतलब बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसमें एक रैंप होना चाहिए। रैंप क्या होता है? रैंप मतलब एक सीढ़ी होता है जिसपे डिसेबल स्टेप वाइज नहीं बल्कि एक तरह का सीधा मतलब स्लोप टाइप बना होता है, डाउन टू अप, तो उस पर डिसेबल जो होते हैं आसानी चढ़ जाते हैं। तो ये होना चाहिए, बहुत सारे स्कूल्स में ये नहीं हो रहा है, तो इसी का फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विद द स्टूडेंट्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एम्पैथी टुवार्ड्स रंजन। तो इसमें से मतलब कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है जो कि स्टूडेंट वहाँ के रंजन के साथ एक अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं? कि लोगों स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो रंजन के साथ करे, कि उसके साथ एम्पैथी हो, उसके साथ उसकी मदद हो, सहानुभूति जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन ब्रेनस्टॉर्म ऑन हाउ टू लिफ्ट अप द व्हील चेयर, कि व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचार वेश कि मतलब उसको कैसे ऊपर ले जाया जाए, इस पर बहस करें। आस्क स्टूडेंट्स टू कैरी रंजन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, कि बच्चों से कह दिया जाए कि रंजन को ऊपर ले जाए, नीचे लाए। या फिर होल्ड अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बीइंग कैरीड इन अ व्हील चेयर। ये सबसे अच्छा होगा कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह अगर किया जाएगा तो बच्चों को एक तरह का तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा कि वो दूसरे को मतलब ले जाएंगे और एक तरह का उसमें सुधार पैदा होगा। तो ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चौथे में कहा जा रहा है कि एक लायर को बुला के उस पर डिस्कस किया जाए, लेक्चर दिया जाए, तो बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 88 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। 89 में कहा जा रहा है वाइल सेलेक्टिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी कंसिडर्ड। जब
किसी ऐतिहासिक वर्णन का अनुचुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। जब ये सोच रहे हैं कि किसी हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करें तो किन बातों पे हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ज़्यादा एम्फेसाइज करने की, बल देने की आवश्यकता है। ऑप्शंस यहाँ पे है इम्पार्टिंग वैल्यू जजमेंट, और 2 में कहा जा रहा था हाईलाइटिंग पॉपुलर इंसिडेंट्स, और 3 में कहा जा रहा है वैलोराइजिंग फेमस पर्सनालिटीज़, 4 में कहा जा रहा है मेकिंग कैजुअल रिलेशंस एंड इन्फ्लुएंस। तो क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकल नरेशंस को आप ले रहे हैं, ऐतिहासिक वर्णन का अगर आप चयन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग कैजुअल रिलेशंस एंड इंटरफ्रेंस। ठीक है, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, तो ये होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं आज का 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में कहा जा रहा है यू आर टीचिंग द टॉपिक द चोला फ्रॉम द चैप्टर न्यू किंगडम, एट द एंड ऑफ द लेसन देयर इज अ सेक्शन एल्सवेयर। यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक मतलब स्टोरी, एक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं न्यू किंगडम, ठीक है, न्यू किंगडम से, और आपको लेसन के एंड में मिलेगा एल्सवेयर करके। एल्सवेयर में क्या प्रोवाइडिंग किया जा रहा है, टैंग डायनेस्टी के बारे में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 7th क्लास में है, पेज नंबर 28 पे। एज अ सोशल साइंस टीचर, एक सोशल साइंस टीचर के होने के नाते व्हाट वुड बी योर पेडागोजिकल कंसिडरेशन इन डिस्कशन दिस। ठीक है, तो एक पेडागोजी टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर आप बहस करें। ऑप्शन 1 प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द चांस टू इमेजिन चाइनाज पास्ट, कि बच्चों को ये चाइना के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, बताएं। कंपेयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को डिफरेंट सोसाइटीज़ से जोड़ के विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, ये आपका 2 में है। और 3 में कहा जा रहा है इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री, ये स्टूडेंट्स को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बता देना, उसको परिचित कराना। 4th में कहा जा रहा है मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि बच्चों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अवेयर कर देना, उनको बता देना। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट यहाँ पे जो सूटेबल होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 कंपेयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ से आपको रिलेट करना कि पास्ट में हिस्ट्री क्या थी और आज हिस्ट्री क्या है। यानी पास्ट में उन लोगों ने एक ऐसा काम किया कि आज उसकी हिस्ट्री बन गई, लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री बनने के लायक नहीं है, या फिर ऐसी हिस्ट्री बन सकती है जो कि पास्ट के हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा एक तरह का इमेजिन्ड हिस्ट्री हो सकती है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे। अब ये हमारा SST का पोर्शन ख़त्म हुआ, नेक्स्ट पोर्शन फिर लैंग्वेज का हम लेके आएंगे। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगर आप सीटेट की परीक्षार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट के बहुत सारे पोर्शंस आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।